मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सच कह रहा हूँ। सच कहना है तो थोड़ा सा 10 साल पीछे चलते हैं। 10 साल पीछे इसलिए कि ठीक 2 मई को सानेहा एबटाबाद हुआ था, जब मुमलकत ख़दादाद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सपूत, जिनका नाम था कर्नल सईद इकबाल, मुमकिन है कौम उनको भूल गई हो, या भूलना तो नहीं चाहिए, शायद भूल गई हो। हमारी यादाश्तें बड़ी कमज़ोर होती हैं, और फिर इसके लिए वैसे भी बादाम बड़े महंगे हैं जो इंसान खा के अपनी यादाश्त को मुकम्मल काबू रखे। उन्होंने अमेरिका में महल बनाना था और शहरियत लेनी थी, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना था। उन्होंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे बेचारे ना मालूम किस तरह अमेरिका वाले आए, असामा बिन लादेन को मारा, बॉडी लेके चले गए। हमला करने के 29 मिनट के बाद हमारी इंतजामिया अदारे हरकत में आए। फिर कोई ना बहस हुई, ना मुबाहिसा, ना ही पूछा। लेकिन आज का दिन जो है, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, लेकिन कर्नल साहब ने अमेरिका में अपनी फैमिली का मुस्तकबिल भी बना लिया, और अब भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह सिगार भी पीते होंगे और अच्छी सी कोई ड्रिंक भी करते होंगे, और शाम को लान में बैठ के मगरमच्छों का और दूसरा अपने स्विमिंग पूल में खेल भी देखते होंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया और जिस जगह वो हैं वो काफ़ी मशहूर है। दूसरी बात मोहतरम नाजरीन, आज जो बरसी है मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैहि, वो तहरीक पाकिस्तान के भी कारकुन थे। तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 में भी और 1974 में भी, और सियासत में बड़ा मकाम था। बहुत बड़ी आला मुदब्बर शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी खबर ये भी आपको बताऊं कि NA 249 में 36 पोलिंग स्टेशन पे मुबीना धांधली के नतायज जो थे उन पे रोक दिए गए, और पोलिंग स्टेशन के अफसरान को 4 मई के नोटिस जारी। एक पोलिंग स्टेशन से 84 वोट जो थे वो बिल्कुल पेपर ही गायब थे, और फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वो उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट की, और 4 जुलाई को भी फैसला होगा इलेक्शन कहाँ पे होगा। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा जी इलेक्शन कराना तो पूरा ही करा लें, शायद उनको कोई और फायदा होना हो। कुछ अर्सा पहले हम पढ़ते थे, उस्ताद कहते थे फैसला करने से पहले सोचा करो, स्कूल से छुट्टी करो तब भी फैसला सोच के किया करो, बात करने से पहले तोलो। लेकिन आजकल हमारे वज़रा, हमारे जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, फैसला करने से पहले बात सोचते भी नहीं है, और जो मुंह में आता है कह देते हैं, बाद में उसके नतायज कौम को भुगतना पड़ते हैं। एक और बात, डॉक्टर रिजवान साहब जिनको वो स्कैंडल से हटाया गया था चीनी वाले, उनको दोबारा सरबराह मुकर्रर कर दिया, बरकरार रखा है, फैसला फिर वापस आ गया। लेकिन अब वो जो दूसरे DIG हैं अबू बकर खुदा बख्शवाना, उनके साथ मिल के काम करेंगे। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी के पास, और उनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन, ये और ये जो वजीर आजम साहब का बयान, और फिर वो जो अभी बशीर मेमन साहब की जंग लड़की शुरू हो गई, अब उनके लड़के के ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी आ रहा है कि वो बाप का नाम लेके तो घी की कुकिंग ऑयल जो है उन्होंने फैक्ट्री बनाई हुई है। चलो पता करते हैं क्या हुआ, ये हमेशा बाद में पता लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या जनाब हाल क्या है? हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने, मैंने 2-3 बातें की, आपने सुन ली होंगी, तो जवाब स्वाब तो अभी बड़े आगे बात चलेंगे। तो फिर आप अभी यहाँ से, कल से आपने तसलसल तोड़ा था, उससे आगे शुरू करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि क्या ये मसाइल बन रहे हैं, कैसा इनका हल जाएगा? 10 साल हो गए अभी तक उन वाक़ियों की कभी तहकीक तो होती नहीं है पाकिस्तान में। कमेटी बन गई तो समझें गई। देखिए जी, दो तीन बातें जो है ना वो बुनियादी तौर पर अहम है। जी। और वो ये है कि मसलन जो बशीर मेमन का इशू है, जी। जी। बेसिकली इससे उस स्टेट के माइंड सेट का अंदाजा होता है कि वहाँ स्टेट किस तरह जो है वो लोगों को ट्रीट करती है। और यकीनन जो
प्राइम मिनिस्टर या सिविलियन कैबिनेट है, वो भी जी उसी माइंडसेट के तहत किस तरह सरकारी इदारों के मुलाजिमीन को अपने ओपोनेंट के खिलाफ, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी इस बहस में जाए बगैर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी वो इन्होंने इतना इंतजार क्यों किया, तो इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। बुनियादी हम्म, बात यह है कि आ, कोई खुद से क्यों कहेगा अगर उसको ना कहा जाए तो। जी इसलिए कि उनकी कोई इमरान खान के साथ कोई दुश्मनी नहीं और जी दूसरों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो 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 हम शुरू दिन से कहते रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इदारों का रोल जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय किया गया है, वो उस रोल से अबव अपना किरदार अदा करते हैं, और कोई इदारा भी अपने आप को कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जवाबदेह नहीं समझता। और अब तो ये अमूमन पाकिस्तान की सोसाइटी के हर शख्स का यही रवैया बन गया है। क्यों जी कि जो लॉ बाइंडिंग शहरी थे, वो जिस तरह चक्की के दो पार्टों के अंदर उनको जो जिस तरह 70 सालों से पीसा गया है, तो अब वो सोचते हैं कि इससे ज्यादा और हम हमारे साथ क्या ज्यादती होगी। तो लिहाजा उनका रवैया भी एक बगावत का सा है। वो भी कहते हैं कि जो कानून इनको पाबंद नहीं करता, तो उस कानून की मुझे पाबंदी करने की क्या जरूरत है। तो ये अब आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के हर सेक्शन और बिलखुसूस है ये रवैया पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इतना सरियत कर गया है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एफआईए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल अंडर अंडर जो है वो अब तो खैर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री तो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के अपने कंट्रोल में रही है। ये मिनिस्ट्री तो उन्होंने अपने साथ रखी है। तो एनी हो, इससे और ज्यादा कुछ मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। असल चीज ये है कि जो चीज बशीर मेमन कह रहे हैं, बीइंग ए डीजी एफआईए, और अब तो वो रिटायर्ड हैं, और फिर जी उनके ये कहने का जो इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि अब उनकी जो कोई फैक्ट्रियां हैं, जाहिर है हम फैमिली सिस्टम्स के यानी लोग हैं, कई लोग हैं जो कलेक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं, 2 4 5 10 आदमी मिलके फैक्ट्री बनाते हैं, बच्चे दूसरे तीसरे। तो अब ये है कि उनकी फैक्ट्रियों पे भी जिस तरह जो है वो आप कह सकते हैं कि हमला हुआ है। और फिर जिस जो 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 आज हफ्ता डेढ़ हफ्ते से जिस तरह की एक कैंपेन जो है वो बशीर मेमन के खिलाफ चली है, तो मैं समझता हूं कि अगर एक स्टेट है और उस स्टेट के अंदर अगर खुदा न ख्वास्ता इनको दावा है कि वहां कोई रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, तो अगर उन्होंने अपने तहीं अपने से ये बातें निकाल के वो की हैं, तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो खड़ा किया जा सकता है। यानी एक सिविल सर्वेंट जो रिटायर्ड है, उसने अगर किसी दौर में जो कुछ बातें उनको कही गई हैं और उसके वो हुक्म अदूली करने के जुर्म में उनको कबल अज वक्त जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ी है, और वो उसका इजहार कर रहे हैं, तो जरूरत इस अमर की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट के कुछ मिनिस्टरों को ये दावा है कि ये बातें उन्होंने नहीं कही हैं या इस तरह की उनको कोई हुक्म नहीं दिया गया है, तो उनको जो है वो कोर्ट में चैलेंज करें। जिस तरह जो है वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर अकबर ने, उन्होंने उनको जो है वो कंटेम्प्ट किया का एक नोटिस भेजा है। तो देखना यह है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करते हैं या नहीं करते। चूंकि बशीर मेमन ने तो उसको वेलकम किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, और अगर किसी ने जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे चैलेंज किया तो मैं सारे सबूत जो है वो पेश कर दूंगा। और ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है
वो जब मिलता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो सारी चीजें दर्ज की जाती हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। यानी प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्टर हाउस में एंट्री होती है, लॉग बुक होती है, सब कुछ होता है। सिस्टम होता है जी। तो बहरहाल हम इस पे कोई ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान की स्टेट का एक सवाल है कि वहाँ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोनेंट वॉइसेस को, और यही काम फौज के लोग भी करते रहे, बल्कि उन्होंने तो जो है वो लोगों की जबाबंदी के लिए उनको, उनकी लाशों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंका है, उनको किडनैप किया है, गैब किया है, यानी बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, और मुख्तलिफ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पेरिफेरीज के अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे पीओके होगा, गलगित बल्तिस्तान होगा। गलगित बल्तिस्तान में तो शायद ही कोई सियासी कारकुन ऐसा हो जो जो अपोजिशन से तल्लक रखता हो और उसका नाम जो है वो शेड्यूल फोर्थ में न डाला गया हो। ये हम नून लीग और ये जो यानी गलगित बल्तिस्तान हो गया या पीओके हो गया, इसमें ये जो यानी प्रो रूलिंग पार्टीज के जो लोग हैं, ये कोई अपोजिशन नहीं है, ये बारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। मसलन अगर अभी जो है वो पहले जब हुकूमतें नून लीग की पीओके के अंदर बनी थी, तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के जरिए आजाद कश्मीर में भी एक नून लीग की हुकूमत जो है ना वो इंस्टॉल की गई, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों से लोग जोग दर्जे को उस वक्त नून लीग में शामिल करवाए गए, और नून लीग ने हुकूमत जो है वो वहाँ बनाई। यही काम जो है वो अभी अब उस वक्त है, चूंकि जब गलगित में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त नून लीग थी, तो नून लीग वहाँ उसकी हुकूमत थी। और जाहिर है कि अभी पीटीआई की हुकूमत हुई, और पीटीआई की हुकूमत है इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ जोर जबरदस्ती के साथ पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। लेकिन अगर आप गलगित बल्तिस्तान के लोगों के राइट्स के हवाले से देखें, तो जमीयतुल उलमा इस्लाम से लेके तो पीटीआई तक, उन सब का जो है वो मौकफ एक ही जैसा है तकरीबन। कोई भी वहां के नेचुरल रिसोर्सेज है को मकामी लोगों के लिए क्लेम नहीं करता, कोई भी जो है, यानी मकामी आबादी को जो अकलियत में बदलने के लिए फेडरल का जो रवैया है कि उन लोगों को अकलियत में बदल दिया जाए और उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट है जो है वो खत्म किया गया है, तो उसको कोई क्लेम नहीं करता। वेयर एज कि ये गलगित बल्तिस्तान के लोगों की मेजॉरिटी, चाहे वो मजहबी ग्रुप हैं या नॉन मजहबी हैं, वो सभी लोग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट को क्लेम करते हैं। लेकिन जो लोग असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं वो स्टेट सब्जेक्ट को क्लेम नहीं करते, वो लोगों की जो पॉपुलर वॉइसेस हैं उनके नुमाइंदे नहीं हैं। इसी तरीके से पीओके की भी सिचुएशन आपके सामने की है कि कई लोग हैं जिनके जो है वो खुफिया तरीके से डोमिसाइल बना दिए गए हैं, और जब वो चीज इंतजामिया के नोटिस में लाई गई है तो वो एक कानून का सहारा लेते हैं। वो भी जो 27 जिस जिस वक्त जो है वो महाराजा की हुक्मरानी थी, तो उस वक्त महाराजा ने एक तो जो जो फर्स्ट क्लास पुश्तैनी बशिंदे थे रियासत जम्मू कश्मीर के, जो पैदाशी थे, जो नेचुरल सिटीजन थे, उन सिटीजन का, लेकिन मजीद उन्होंने ये कहा था कि कोई अगर गैर मामूली हालात के अंदर जो 15-20 साल से कंटिन्यूअसली वहीं रहता है और कोई खिदमत सर अंजाम देता है, तो उसको भी नॉट इक्वल, नॉट फर्स्ट क्लास सिटीजन, लेकिन उसको भी डोमिसाइल जो है वो दिया जाएगा कि ताकि वो परमानेंटली रह सके। जैसे उस वक्त जो है वो महाराजा के दौर में एक कानून था मज़ार मुस्तकिल का, यानी वो जागीरदार जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी और वो उन जमीनों को खुद से काश नहीं कर सकते थे, और चूंकि स्टेट लेवल पे फ्यूडलिज्म जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड था, तो लिहाजा उस वक्त ये था कि जो जो खेत मजदूर थे, उन खेत मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट ने एक कानून बनाया था जिसको कहते थे परमानेंट परमानेंट टेंडेंट टेंडेंट, यानी उसको कहते हैं मज़ार मुस्तकिल, यानी परमानेंटली जो जो हारी हैं
वो जो जमीन, जो खेत मजदूर हैं, वो जिस जमीन को काश्त करते हैं, उनसे जागीरदार उनको अपनी मर्जी और मंशा से बेदखल नहीं कर सकता, उनको उनको ये राइट हासिल थे। और फिर ये है कि जो 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 उस जमीन की काश्त के नतीजे में उनका जो हिस्सा था, ये भी स्टेट ने तय किया हुआ था। वो किसी इंडिविजुअल्स की मर्जी और मंशा के ताबे नहीं होता था कि वो सारा गल्ला उठा के ले जाए, जो भी उसने काश्त किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस कानून के तहत जो लोग यानी खेत मजदूर थे, जब मज़ारे मुस्तकिल यानी मज़ारे के तौर पर काम करते थे और वो पंजाब से और इधर उधर से गए हुए थे, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कानून था कि अगर कोई आदमी मुस्तकिल तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में काम करता है और उसकी रहाइश जो है वो रहती है 15 साल परमानेंटली, तो उस आदमी को डोमिसाइल दे दिया जाएगा कि उसको रियासत बदर नहीं किया जा सकता, रियासत से उसको बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ राइट्स उसके भी रखे गए। अब आजाद कश्मीर में कुछ लोगों के राइट्स जो है वो उस कानून का सहारा लेते हुए, वेयर एज कि ये 1947 के बाद एक स्पेशल सिचुएशन है। वो स्पेशल सिचुएशन ये है कि यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक ये एरियाज जो है ये मुतनाज़ा हैं, इनके मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। तो 1947 के बाद जो कोई भी आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में या रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के अंदर जो भारत के जेर इंतजाम है, वो अगर वहां आबाद हुआ है तो उसको डोमिसाइल के राइट्स जो है वो उस कानून के तहत नहीं है। तब वक्त की हुकूमतें कोई बहुत यानी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अमेंडमेंट ना करें, यानी एक्ट 74 के अंदर कोई अमेंडमेंट करके अगर कोई राइट वो करते हैं, तो वो भी देखना होगा, क्योंकि ये तो कठपुतलियां हैं, इनसे तो कुछ भी वो की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में अगर देखा गया है, एक लॉलेसनेस है। कोई पार्टी उठती है तो वो मुतालबा करती है, वो यानी छोटे छोटे लोग, ग्रोह जो है वो तश्कील वो जो है रियासत की पैटर्नेज के अंदर वो परवान चढ़े हैं, और अब वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं आज गली और महल्लों में। आज एक और सवाल आया था, एक बंदे ने मैसेज लिखा, जी वो था कि यूरोपीय यूनियन ने जो करारदाद पास की 2 दिन पहले, हाँ, तो जिसमें 662 जो मेंबर्स हैं उन्हें वो एक्सेप्ट की, और 2 या 3 जो थे वो उसके अगेंस्ट गए। तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये आपने इस पे प्रोग्राम भी किया है, तो बात यह है कि ये तो तौहीन रसालत का जो कानून है ये आप नहीं मानते। मैंने कहा जी बिल्कुल मानता हूँ, जो भी अल्लाह के नबी की तौहीन करे उसको सजा देनी चाहिए, जो अल्लाह की तौहीन करे या किसी भी मजहब की या किसी भी मुकद्दस हस्ती की। लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा रिटर्न जवाब दिया, आपसे भी जवाब लूंगा, कि मैंने कहा कि असल बात यह है कि कानून जो है उसको जो मुजरम है उस पर लगाया जाए, ना कि हर किसी को मुलजम बना के भी तो आप उसके ऊपर वो कानून गलत इस्तेमाल करें। नहीं, वो तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज का इतना मिसयूज होता है कि जो वुकला उस आदमी की जिस पे ये एलिगेशंस है कि इसमें ब्लास्फेमी की है, अगर वो उसका केस लड़ते हैं तो उनको भी मार दिया जाता है। कई लोग मुल्तान से, एक बहुत ही रिनाउंड वकील थे राशिद हुसैन राशिद जी थे, जी। उनको उनको कत्ल कर दिया गया, और कई वकला को कत्ल कर दिया गया है। और गवाह जो है वो अगर पेश होते हैं तो उसको भी इसी तरह जोर जबरदस्ती मार दिया जाता है। कोई अगर ये साबित करने की कोशिश करे कि ये एलिगेशंस जो है, जो लगाया गया है, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, तो फिर जलसे जुलूस है, जोर जबरदस्ती से जो है वो जज को मजबूर किया जाता है कि वो उसको पनिश करे। और जो कोई लेकिन इसका जज जो है वो जमानत लेता है तो उसके खिलाफ भी इसी तरह के फतवे जारी हो जाते हैं उसके कत्ल के। तो मैं ये समझता हूं कि ये कानून जो है इसका जितना मिसयूज पाकिस्तान में हुआ है, जरूरत इस अमर की है कि इस कानून को जो है वो रिपील किया जाए, क्योंकि ये कानून जो है वो कोई हुजूर नबी पाक की नमूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, बल्कि ये लोगों के जाती जो बुग़्ज़, अनाद एक दूसरे के साथ अड़ोस पड़ोस में जाती जो दुश्मनियां हैं, वो उनका टोल बना हुआ है। इसलिए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि नबी की जो खुदा की इज्जत और एहतराम लोगों के दिलों के अंदर है, और ये इसकी जवाबदेही लोगों की खुदा के सामने है। ये इसका तो फिर माशरे ठेकेदार में तरक्की फैल जाएगी जी। और ये समझ लें कि इसका ठेकेदार खुदा ने किसी को नहीं बनाया है कि वो खुदा के नाम पे लोगों के गले काटे, और ना ही रसालत की नमूज के नाम पे लोगों के घर जलाए, लोगों की जिंदगियों के साथ खेले। तो ये जो है वो, और अल्टीमेटली अगर उस रियासत ने होश के नाखन न लिए तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और ये मुल्लाइज्म जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया गया है, इस मुल्लाइज्म को अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये पूरे पाकिस्तान की, मुल्लाइज्म से मुराद हरगिज वो तालिब इल्म नहीं जो किसी मदरसे के अंदर पढ़ता है, और ना ही मुल्लाइज्म का मतलब जो है वो कुछ वो जो मस्जिद के अंदर किसी को जुमा पढ़ाता है या नमाज पढ़ाता है। मुल्लाइज्म एक बाकायदा पैदा किया गया है जिसकी वजह से मुल्लाओं का एक गठजोड़ है, उनके अपने जाती मफादात हैं, और वो स्टेट के जो है ना ताकतवर इदारों के मफादात के लिए जो है वो उन्होंने एक गठबंदी की हुई है। और ये सिलसिला जो है वो शुरू दिन से ही चलता है। हुक्मरानों ने, मरहत याफ्ता तबकों ने हमेशा एक गिरोह ऐसा रखा है जो मजहब की उनकी मर्जी, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी ताबीर और तशरीह करके मुखालिफिन को जो है ना वो कुफ्र और ज़ंदी के फतवे लगा के, तो सोसाइटी के अंदर जो है ना वो ऐसी वॉइसेस जो हुक्मरानों को पसंद नहीं है उनको मजहब के नाम पर सुप्रेस किया जाता रहा है। तो 21वीं सदी के तकाजे आपसे ये लिए हुए हैं कि आप लोगों को जीने दें, लोगों को अपना अकीदा खुद से डिफाइन करने दें, लोगों को खुदा के साथ रिश्ता जो है ना वो खुद से बनाने दें, पैगंबर की मोहब्बत उनके अपने दिलों के अंदर खुद से पैदा होने दें। आप ये डंडा और लठ लेके तो ना लोगों के दिलों के अंदर कोई मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, और ना ही जो है वो उनको कोई अच्छा मुसलमान बना सकते हैं। ये हर बंदे के अपने अकीदे का उस सवाल है, लिहाजा उसको आजादाना तरीके से अपने अकीदे की प्रैक्टिस करने दी जाए, इसकी ठेकेदारी किसी के सुपुर्द न की जाए। और जब से पाकिस्तान की रियासत के अंदर कुछ लोगों को रियासत ने इतना पावरफुल बनाया और अब उन्होंने जो है वो मजहब की जो ठेकेदारी संभाली हुई है और खुदा के जो है वो बने हुए हैं मजावर, वो ये मजावरी जो है वो उनसे खत्म की जाए, और इस रियासत को एक जो है एक ऐसी रियासत जो 21वीं सदी के तकाजों को मैच करती हो, उन तकाजों से आमांग किया जाए। ये राइट किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मर रब्बों का, मन दीनों का, मर नबियों का, ये हर इंडिविजुअल्स ने जवाब देना है। इसका तल्लक कोई ये नहीं है कि मेरे अकीदे के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके अकीदे के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये तो फिर ये इंडिविजुअल का मसला, ये खुदा और बंदे का तल्लक का मसला है, और तमाम औलियाए कराम ने उसी तल्लक के बुनियाद पे जो है वो दुनिया के अंदर प्यार मोहब्बत को फरोग दिया है। ये जब से जो है वो ये लोग आए हैं, ये पार्टियां जिन्होंने कत्लो गारतगरी का एक बाजार गर्म करके रखा हुआ है, उससे आप ये कह सकते हैं कि मजहब की कोई खिदमत नहीं हो रही है, बल्कि इससे वो मजहब का वो पहलू जो इंसानों की फलाह बहबूद का था वो बहुत पीछे चला गया, और उसका एक बहुत ही ब्रूटल किस्म की शक्ल जो है वो लोगों के सामने आई है। और अब ये यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 600 मेंबरान पार्लियामेंट की ये रेजोल्यूशन, ये आप सोच बात सकते हैं। ये है और कि ये उन्हीं चीजों का रद्द-ए-अमल है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। हर मुल्क के कवानीन कुछ होते हैं, कुछ मुख्तलिफ हर जगह होता है। यूरोप के अंदर भी कई मुल्कों में ऐसे कवानीन है कि आप कोई एक बड़ी एग्जाम्पल बात है, आप होलोकॉस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। आप होलोकॉस्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो एनी बाइंड। लेकिन एक चीज जिस पे लोगों का एक इत्तेफाक जो है, लोगों ने खुद से जो है वो हिस्ट्रीज के अंदर ये देखा है कि ज्यूज के साथ हिटलर ने जो कुछ किया है। अब वो लोग जो कंस्पिरेसी थ्योरी, सो यूरोप जो है वो आपको किसी भी मामले में अलाउ नहीं करता कि आप कंस्पिरेसी थ्योरी की बुनियाद पे तारीखी हकीकतों को झुटलाएं। लिहाजा वो होलोकास्ट जो है वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसके लिए यूरोप ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया है कि ये इतनी बड़ी वो वाकया हुआ है, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है एक कम्युनिटी का। लिहाजा इसको जो है वो किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी को बाइल करने की इजाजत मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने। हुआ है, अब कुछ कहेंगे नहीं हुआ,
लेकिन जो जो नहीं कहने वाले उनके पास सबूत कोई नहीं है ना, वो जस्ट मतलब ये है कि ऐसे ही अपना अपना बुग्स जो है वो यहूदियों के खिलाफ उभारते हैं। मेरी अर्ज सुने ना, वो कहते नहीं हुआ, लेकिन उनको इस चीज की वो ऑफिशियली कहीं भी नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो सजा मिलेगी। क्यों कहें? वो जब एक वाकया हुआ है जिसको पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, पूरे यूरोप के हिस्टोरियन ने उसको रिपोर्ट किया है, इट वाज ए रिपोर्टेड केस, तो ऐसे लोगों को ये बकवास करने का हक दिया क्यों जाए कि वो मतलब ये कि उसमें यानी मतलब एक कम्युनिटी के का जो कत्लेआम हुआ है उसको मुतनाज़ा बनाए। नहीं, ये यूरोप की हिस्टोरियल है और वो। अल्टीमेटली वो लोग जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे उनको कानून ने सजाएं सुनाई है। मेरी यार सुने ना जी, जी, हत्ता के हिटलर के अंदाज में सलाम करना भी, वो सलूट करना भी जुर्म है। तो जाहिर है कि वो जो अलामतें जो है वो फाशिज्म की जो अलामतें हैं, उससे मेरी यार इनको खतरा यह है कि जो है ना इससे फाशिज्म ग्रो कर सकता है दोबारा। और इसी आपको पता है कि कई लोग जो है यहाँ जर्मनी में मुख्तलिफ जगहों पे मतलब यह है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फैलाने की कोशिश करते हैं, और जिसको यहाँ बहुत मतलब यह है कि आईनी हाथों से निपटा जाता है। और अगर और यहाँ जो है वो किसी को रंग की बुनियाद पे, किसी को नस्ल की बुनियाद पे है, कोई आदमी अगर डिस्क्रिमिनेट करे तो यहाँ वो कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि चूंकि यहाँ टेंडेंसीज मौजूद है लोगों के, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अगर उनको थोड़ा सा भी स्पेस मिले तो वो हिटलर को ग्लोरीफाई भी करना शुरू कर अच्छा, देते। लेकिन बात यह है कि वो नेशनलिज्म जो उनका अपना है, पाकिस्तान के अंदर अगर ये कानून बिल्कुल खत्म कर दे तो एक मुआशरे में अनारकी फैलेगी, लोग खुद लोगों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। असल बात यह है कि वो तो कानून कर रहे हैं, मतलब ये कि वो अनारकी तो है ऑलरेडी। आप नहीं, किस दुनिया में रहते हैं? मतलब ये कि वो तो यह जो है ना पाकिस्तान के अंदर तो ये सब कुछ लोग खुद से कर रहे हैं, अब तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अब तो एक कानून ऐसा है कि अगर किसी पर्चा होता है, आगे अदालत फैसला करती है, असूल चाहिए ये कि तफ्तीश ठीक हो, अदालतें फैसला मुकम्मल वक्त में करे, किसी बंदे को नाजायज जेल में ना रखे, नाजायज सजा ना दे, कानून खत्म करने से मामला आप मुझे ये ठीक। बताएं कि उस मुल्क के इदारों ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की कि एक कोर्ट ने एक खातून की बेल ली, उसको मुकदमे से बरी किया, तमाम शवाहिद जो है वो उसको भेज दिया बाहर। देखते हुए। लेकिन आज भी जो जिन पार्टियों के मफादात इस बात से वाबस्ता हैं कि सोसाइटी कम्युनलाइज्ड है, वो आज भी जो है वो उसको गालियां देते सियासी हैं, मामले हैं, मलूना कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि सियासी मामला नहीं, हैं। ये तो इन लोगों की जबानों पे पाबंदी होनी चाहिए कि ये दूसरे लोगों को ये किस तो तरह अब्यूज करते हैं। ये तो फिर शख्सी आजादी कोई ना हुआ। शख्सी आजादी का ये मतलब थोड़ा ही है कि मैं मतलब ये कि आपको मालून कहूं नाउजुबिल्लाह, या आपको गालियां देना शुरू कर दूं। मैं नहीं शख्सी हूं तो मुझे आजादी का ये हरगिज मत। नहीं है। शख्सी आजादी का मतलब यह है कि मैं आपका पूरा पूरा एहतराम करूं। शख्सी आजादी का मतलब यह है कि जब अदालतें किसी बंदे की जमानत लेती हैं तो उस जमानत का एहतराम होना लेकिन अदालतें भी फिर बीच में शशो पानी ना डालें, अदालत भी ठीक फैसला दे ना। ना, मतलब यह कि ये देखना, जब आप ये सवाल उठाएंगे तो इसका मतलब यह है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट ए अनार्की, कि जब नहीं, आप है मतलब यह कि अदालतों को किसी की जमानत नहीं लेने देंगे, नहीं जब जमानत आप नहीं किसी को अदालत। ऐसे केसों से बरी नहीं करने उन्हें देंगे, आप उसके लिए एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे, तो डेफिनेटली। अगर एक आप एक कानूनदान भी हैं, अगर हाँ, आप एक जज होते हैं, हाँ, मैं एक मुकदमे में एक बंदे के खिलाफ एक गवाही देता हूं हाँ, ड्यूटी करके, अब हाँ, वो बंदा सच्चा साबित होता है, आप उसको बरी करते हैं, तो हाँ। झूठे गवाह को भी सजा मिलेगी, तब जाके लोग समझेंगे कि ये मुकदमा ये सही था। भाई बात यह है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी कवानीन, यानी किसी आदमी पर आप ये इल्जाम लगा दें तो उसको अपने आप को सच्चा सच्चा साबित करने के लिए तो वो मौके ही नहीं दिए जाते। बहुत से लोग बल्कि साफ हुए और थे। जहां जहां कहीं भी किसी को कोई अगर कोई मौका मिलता भी है तो आप उसके खिलाफ जुलूस निकल जाते हैं, और एक ऐसा टोला है जो मतलब यह है कि धरने और कत्ल की धमकियां, और कितने जजेस इसमें कत्ल हुए हैं, सेशन कोर्ट के जजेस जो है। और मैं हैरान हूं कि उन 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 जजेस के जो है वो उन सेशन कोर्ट के जजेस जिन्होंने जो जो है वो उन लोगों को बरी किया जो जिन पर इस तरह के इल्जाम थे, और अल्टीमेटली वो सेशन जजेस और सब उसमें जो है ना वो दूसरे जो लोग और वकला हो गए, उन कातलीन के खिलाफ किसी किस्म का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। मैं आपको एक और मिसाल छोटी जी सी, जी। आप ये देखिए
कि एक आदमी ने एक सिटिंग दिन दिहाड़े एक सिटिंग जी गवर्नर को, जिसके तहफ़्फ़ुज़ पे वो मामूर था, स्टेट की स्टेट ने उसको मामूर किया हुआ था। आप ये देखें कि उस सोसाइटी की जो इंतहा पसंदी की हाइट, कि वो आदमी जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया, तो उसको जनाब बाकायदा जो है ना वो फूल और फूलों के हार और उस पे पत्तियां निछावर की जाती थी, और फिर एक पूरी पार्टी जो है उसके साथ ऐसे ऐसे करामतें और मुइज़े जो है वो लगा दिए गए, जो मतलब क्या कि यूट्यूब पे आज भी, और नामी ग्रामी मौलवी जो है वो उससे इस तरह वो कर रहे थे कि जैसे वो असरे हाजरा का कोई बहुत बड़ा वली। जो भी वो मौलवियों का मसला था, हुकूमत ने उस बंदे को फांसी दी है, सजाए मौत हुई है, हाँ, ये आप माने। तो अब वो उसका स्टेट ने जनाजा किया ना, लेकिन स्टेट आज तक भुगत रही है। नहीं, वो भुगते, वो जनाजा कितना बड़ा हुआ, क्या हुआ, वो बात नहीं नहीं, है। वो स्टेट आज तक भुगत रही है। कि अब आप ये देखिए कि वो लोग उन्होंने शैप पकड़ के तो वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ आप अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। वो ये जनाब यहाँ तक वो हो गए कि पाकिस्तान की स्टेट को मजबूर किया गया है कि आप जब वहां अपना पाकिस्तान का सफीर जो है वो वहां नामजद ना करें, और अल्टीमेटली तो एक साल सारी से वहां पे है ही नहीं है। एक चीज है, एक चीज सोच लें। मसला ये है कि ये सारी चीजें जिस वक्त ट्रांसलेट होती हैं एक ऐसी दुनिया के अंदर जो एतदाल पे मबनी है, और हम सारे लोग यहाँ देखे ना, यहाँ स्विट्जरलैंड में हम रहते हैं, यूरोप के कौन सा मुल्क है जिसको हम लोग नहीं जाते? क्या कोई एक आध कोई पागलपन का तो शिकार हो सकता है। मेजोरिटी लोगों की वो एक दूसरे के मजहब का एहतराम तो करते ही करते हैं, एक दूसरे की शख्सियत का भी एहतराम करते हैं, एक दूसरे की आरा का भी एहतराम करते हैं। कभी किसी आदमी ने, कोई आपने ऐसा केस नहीं देखा होगा कि किसी आदमी ने किसी के साथ बहस करते हुए उसको कत्ल कर दिया, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ऐसे हजारों केसेस हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक है, आप ये देखें कि इस हाइट को समझा जाना चाहिए कि यूरोप के 600 मेंबरान पार्लियामेंट, और यूरोप जो है वो एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसके जो है वो 27 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर वो कंट्रीज इस नतीजे पे पहुंची हैं कि ब्लास्फेमी जो है वो अब्यूज होता है, लोगों की जो है वो जिंदगियों के से खेला जाता है, और अपने अपने बुग्ज और अपनी अनाद और अपना अपने जाति पसंद और नापसंद है की बुनियाद पे लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, तो पाकिस्तान की स्टेट को इसको सीरियस लेना चाहिए, ना कि इसको फिर अगेन वही जो है ना वो इंतहा पसंदी के लिबादे में लपेट के तो नारे लगाएं और ये कह दें कि जी यूरोप तो सारा जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ हो गया है। तो यहाँ यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान जो है ना वो यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोगों की मस्जिदें आबाद हैं, यहाँ हर तरह के यहाँ मंदिर आबाद हैं, हर चीज वो है, और यहाँ किसी किस्म के कोई रुकावट किसी की नहीं है। लेकिन उस इंतहा पसंदी के असरात डिफरेंट सोसाइटीज पे जब पड़ते हैं तो दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी इंतहा पसंदी पे उतर आते हैं। वो जिसको कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो अल्टीमेटली ये इंतहा पसंद रवैये एक मोतदिल, एक एतदाल पे मबनी सोसाइटीज को खा जाएगी और इसको कन्वर्ट कर देगी। ये खतरात हैं, लिहाजा इन खतरात को भांपें। ये ये जो है वो किसी के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, ये इंसानियत को एक तबाही और बर्बादी की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं ऐसे लोग जो वहाँ धनधनाते हुए फिर रहे हैं, अपने अपनी रियासत के भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने रियासत के शहरियों को जीने का हक देने के लिए तैयार नहीं है। और वो तकरीरें सारी जो है वो देखा ना यूरोप में तो यूट्यूब पे अगर आप जाके कोई हर एक की स्पीचेस मौजूद हैं कि वो कहते क्या हैं। देखें, आज जिस तरह यूरोप ने 662 लोगों ने उसकी
करारदाद पेश किए यहाँ पे। इसी तरह उस वक्त पाकिस्तान में 1984 में अक्सरियत जो उनकी थी, हमारे जो मजलिस शूरा थी या जो भी उस वक्त के लोग थे, क्योंकि उस वक्त एक बाकायदा पार्लियामेंट तो नहीं थी, क्योंकि 1985 में इलेक्शन हुए हैं जो गैर जमाती हुए थे। तो उस वक्त उन लोगों ने वो एक जो केस था बड़ा मशहूर, अभी हम उस पर बहस नहीं करते, उस पर पास हुआ था। बात यह है कि ये वो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, वहां पे एक बहस होनी चाहिए। हुकूमत ये बहस करवाना नहीं चाहती, और हुकूमत खुद जो है इस मामले को ऐसे वो लस्सी की तरह लाती रहेगी। नहीं, इस माहौल के अंदर कोई डिबेट पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। आपके सामने की बात है कि कल नेशनल असेंबली के अंदर यही यानी इस सवाल पे कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या वो किया जा सकता हो। पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों वो करारदाद लाई है असेंबली में? सुने ना अगर गलत है ना भाई, जी। आप बात तो सुने। जी और आप ये देखें कि जिस तरह नेशनल असेंबली में, वो तो मैं कहता हूं कि वो जो मेंबरान नेशनल असेंबली थे, उनके रवैयों को देख के तो तहरीक लब्बैक वाले जो है वो तो बहुत मोतदिल मुझे लगे। ये तो हर मुसलमान यही करेगा। हाँ, वो तो नहीं 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 नहीं, हर मुसलमान ये नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस किस्म की फौजा है, और लोग मजहब को अपने जाती मकासद, एक जागीरदार जो गुलामान मुस्तफा को अब्यूज करता है आए दिन है, और जिनके घरों के अंदर जो बेचारी जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन काम करती हैं, उनसे अगर प्याली टूट जाए तो वो उस प्याली के बदले में उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। इनकी जो रसूल के लिए जो मोहब्बत है, आई नो वेरी वेल एंड यू ऑल नो वेरी वेल। लेकिन ये लोग जब एक्सप्लॉइट करने की बात आती है, जब एक दूसरे पे सबकत ले जाने की बात आती है, तो इनके पास नारे हैं। लेकिन थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मुल्क है ना जी जी। वहां के बादशाह के खिलाफ अगर उनकी तौहीन करे तो पता कितनी सजा है? सजाए मौत है। देखना उन्होंने कानून बनाया हुआ है। भाई, यहाँ पे यूरोपीय ने कभी नहीं कहा कि ये गलत है। नहीं, लेकिन बात यह है ना कि जबर का कोई कानून भी हो, सऊदी अरब में अगर बादशाह के खिलाफ बात करें सारी उम्र अंदर। मतलब यह है कि तो दुनिया कब जो है वो के बारे में भी बात करें ना जी। दुनिया कब सऊदी अरब की मतलब ये कि बादशाह के बारे में कोई मुतफक्कर है? तो ये यूरोपियन कहती है कि मतलब ये कि सऊदी अरब के बाशिंदों को राइट नहीं है, हुकूक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां किंगशिप है, और इसी तरह बाकी जगहों पे भी लोगों की तनकीद तो। लेकिन बात यह है कि लोग ये भी समझते हैं कि किंगशिप के खिलाफ बगावत जो है वो वहां के लोगों ने ही करनी है। उसके लिए जो है ना, बल्कि आप देखें कि 2-3 जगहों पे जब डेमोक्रेसी के नाम पे रजीम चेंज के लिए अमेरिका ने अपनी फौजें भेजी, तो दुनिया ने अमेरिका के इस इकदाम को जो है वो पसंद नहीं किया। ये ठीक है कि अमेरिका की ताकत के आगे लोग कोई बंद नहीं मान सके, लेकिन लोगों की तनकीद, यूएन फोरम आप देख लें, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर देख लें, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने अमेरिका के इस रवैये और इस रोल को न सिर्फ न पसंद किया, बल्कि ये कहा गया है कि हुक्मरान तब्दील करने का हक उस खित्ते के लोगों को ही होना चाहिए। ये अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी बंदे को नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फौजें भेज के तो हुक्मरान चेंज करें। रजीम चेंज का राइट जो है वो उसकी अपनी पब्लिक को ही होना चाहिए। तो बाकी तो ये तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि इन यूरोपीय पार्लियामेंट्स को ये भी चाहिए जो दूसरी जगहों पे जहां पे दुनिया में दूसरे मसाइल हो रहे हैं। असल मसला ये है सर, आप देखा ना, आपका और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन चीजों को, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो दुनिया के हर इश्यूज पे वो हर वक्त सेशन में रहती है, वोटेशन होती रहती है, उस पर डिबेट होती है, वर्किंग ग्रुप बने हुए होते हैं। हम चूंकि उसी मसले से आगाह होते हैं जिस मसले से किसी ना किसी एतबार से हमारा अपना ताल्लुक होता है। वो तो ऐसे ही होता है। अभी देखे ना, ईस्ट तिमूर था, वहां पे
क्रिश्चियंस और वो जो मुस्लिम थे इंडोनेशियन, उनके दरमियान आपस इशू ऑफ क्रिश्चियन मतलब ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का था, और वहां के लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वी डोंट वांट टू स्टे विद द इंडोनेशिया। हो रहा था ना, उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट है मुसलमानों की कि जहां कहीं कोई आजादी वो करे तो उसमें उसका अकीदा तलाश करने की कोशिश करते तो हैं। फिर कश्मीर में क्यों नहीं ऐसे हो रहा? कश्मीर में मतलब यह कि कश्मीर में मैंने आपको कल भी कहा था कि हमारे पास ना तो लीडरशिप है, नहीं, ना लीडरशिप को छोड़िए, यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं वहां पे जाती? ना, मतलब यह है कि ये कोई क्यों नहीं अपना हक, अपना देखे ना, अगर वहां पे इन्होंने अपना कानून इस्तेमाल किया, सूडान में कर लिया। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस वो करके, और वो रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं थी, क्योंकि अंडर चैप्टर जो है, जहां मतलब यह है कि चैप्टर 5 के तहत जाता है, जहां चैप्टर 7 के जाता 71 है। साल हो गए। आप मेरी बात सुने ना, ये कोई ख्वाहिशों की बात नहीं है। जी। मतलब मसला ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यू आर नॉट पार्टी। ये मतलब यह कि इट वाज द इंडिया जो इस केस को ले गया। आपने मतलब यह है कि सारी उम्मा ने मिलके तो इंडिया के बजाय उस इकदाम को सपोर्ट करने के आप सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए। आपने तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को राइट टू एक्सेशन बनाया। आपने एक कौम की आजादी के सवाल को आप खड़े हो गए जनाब, आप डिवीजन के लिए। कभी आप कहते हो कि जी वो डिक्सन प्लान जो है वो, तो देखिए हमें अपनी खामियों को भी देखना चाहिए। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाजर में हम कश्मीरियों ने अपने अंदर कितना एक कंसेंसस बिल्ड किया अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के सवाल पे। आज भी कश्मीरी कौम जो है वो डिवाइडेड है, हलाक के सवाल पे भी, इंडियन यूनियन तो के सवाल पे भी, पाकिस्तान के साथ मिलना है, इंडिया के साथ मिलना है, इस सवाल पे भी। तो हमारे यहाँ तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे भी कंसेंसस नहीं है। ये टाइटल भी अख्तियार करने के लिए हमने कोशिश नहीं की, और जिन लोगों ने भी कोशिश की उनको हमने हमेशा इल्जामों से नवाजने की कोशिश की, उनको जोर जबरदस्ती से उनको पीछे हटाने की कोशिश की। तो हमारा जो कश्मीरियों का जो इशू है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। और उन गलतियों में आप ये देखिए कि जो ताकतें जो है वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान यानी कश्मीर के अंदर जो है, जो इन 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 मुल्कों के हाथों में जो खेलती रही है, और उन्होंने अपने कजिए को अपनी तारीख के तनाजर में या उन मायदों की रोशनी के अंदर अपने केस को आप मुझे देखें कि 1949 में एक मायदा होता है गलगित बल्तिस्तान का, वेयर एज के उस लीडर को यानी आजाद कश्मीर की लीडरशिप को ये कोई राइट नहीं था कि वो गलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के हैंड ओवर करे। और आज अब आपके पास सिर्फ वो एक मायदा रह गया जिससे कि गलगित बल्तिस्तान का और आपके एक तल्लक का, बाकी पाकिस्तान अब आस्ता आस्ता गलगित बल्तिस्तान को एक, पहले तो वहां वो बीज बोएंगे, जैसे मतलब यह कि ये कहा गया कि जनाब हम तो आपको हुकूक देना चाहते हैं लेकिन ये कश्मीरी आपके खिलाफ। और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां भी वो हमेशा इस सेंसिटिविटी को नहीं देखती, और कभी गलगित बल्तिस्तान के जो है ना वो लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहां जाके राब्ते नहीं करती। और जब कभी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई ऐसी बात करती है जिससे कि वहां के लोगों को कोई होप होती है, तो यहाँ पार्टियों के बयान देना शुरू करते हैं, सुबह बना तो हम कट मरेंगे, हम ये करेंगे। भाई बात यह है कि आप पहले तो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज को, वहां के लोगों को, ये जो स्वाद आजम और ये बड़े बड़े दावेदार हैं, आप गलगित बल्तिस्तान जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं जा सकी, हाँ, जो लीडरशिप में मुजफ्फराबाद के अंदर बैठी हुई है वो कभी गलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकी। गलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपस में, तो जिन लोगों ने कोशिशें की, आरिफ शाह साहब ने कोशिश की, आप ये देखें कि दिन दिहाड़े उनको मार दिया गया। मैंने जब कोशिश की तो मुझे जो है ना वो 2 दफा आप ये कह सकते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और अल्टीमेटली आज मैं जलावतनी भोग रहा हूँ। लेकिन हम गलगित बल्तिस्तान के लोगों के, और यही बात हम समझा रहे हैं कि भाई गलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो राइट का इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमें उनके हुकूक के हुसूल की उस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए, और गवर्नमेंट पाकिस्तान पर जोर देना चाहिए कि इस 21वीं सदी में उनके जो बुनियाद, उनको मसला कश्मीर का कैदी ना बनाया जाए राइट्स के मामले में। और राइट्स जो है वो तो यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने लिख के दिए हुए,
और ये जो हमारी मतलब यह कि जहालत होती है कि हम जहां कहीं भी बात होती है तो हम मतलब यह कि अपना अपना गिरबान देखने के बजाय, अपने रोल को देखने के बजाय, हम हमेशा मतलब यह है कि जो है ना, जिस इदारे के अंदर कम से कम थोड़ी बहुत कोई आप हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को जवाबदेह बना सकते हैं, हम फौरन मुकदमा उसके खिलाफ ले आते हैं। अब तो खैर यही तो पाकिस्तान में है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कल 370 अरब का वहां पे ऐलान कर दिया तो अच्छी बात है ना, लेकिन वो ऐलान जो है ना वो कराची के लिए भी किया था, लेकिन कराची का वो ऐलान का तो टेढ़ी पाई भी वहां खर्च नहीं हुई। उसमें तो आजाद कश्मीर की किसी तो सियासी इमरान खान ने तो एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जहां जाओ वहां खरबों का ऐलान कर दो, लेकिन देते वो सिंगल पाई भी नहीं दे। अब उनको मिल जाएंगे, क्योंकि आजाद कश्मीर की पार्टी किसी ने भी नहीं मुखालफत की ना, वो कहते ठीक है दे दे। नहीं देंगे, हैं? नहीं देंगे। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं ना, जो ऐलान किया है वो तो हमें ये, पता। आप इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये घर बैठ जाए चला जाएगा। तो आप तो वैसे भी उन्हें बड़ी तरह उन्हें कहा मैं सब्जियां तोड़ दियांगा। नहीं, ये मार्च है ना, ये आगे जून में है। जून में ये मतलब ये है कि बजट में रखे ना वो इस सारे पैकेज को। अच्छा, हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर ऐलान करता है तो ये खुसूसी पैकेज होता है जो आपको जो जो सालाना बजट है से हट के वहां वो इतने मुख्तल करना पैसे तो पड़ता है। नहीं है जी, 2200 अरब, 1100 अरब, 370 अरब, 200 अरब, कितने पैसे पता है? भाई उनके खरबों नहीं ट्रिलियन डॉलर्स आप वहां से कमाते हो, तो अगर आप उसके बदले में उनको दे दोगे तो ये कोई आसान थोड़ा ही करोगे। वज़ीर आज़म लेकिन के वो पास कहाँ देंगे नहीं। पैसे मैं आए? कहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, और खास करके इमरान खान ने तो एक वटीरा बनाया हुआ है कि जहां कहीं भी जाओ वक्ती तौर पर तालियां बजाने के लिए हफ्ता 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 डेढ़ हफ्ते तक लोग जो है वो इस उस उन बुलंद बांग दावों के जो है ना वो सैर में मुब्तला रहेंगे। हाँ, और यही अब ये बताएं, आप देखते नहीं है सिंध के जितने दौरों पे किए, कितने कितने खरब रुपए का ऐलान किया वही है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो इतने मैं तो गिन भी नहीं सकता। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बशीर मेमन वाला मामला, ये भी क्या बनेगा? और परसों तारीख जो है उसकी NN 249 की, और एक और इलेक्शन आ रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते में। देखें वो जो कुछ आप कराची वाला इलेक्शन है ना, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत गई है। जो 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 है ना, और अगर उसके कोई ऐसे जो है वो सीवियर किस्म की वहाँ जो है वो इलेक्शन में कोई धांधली हुई है, तो अगर वो शिवायत उन्होंने पेश किए, तो आई थिंक अगर वो डिस्का में वही इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा फैसला रीपोलिंग का फैसला कर सकता है, तो वो यहाँ भी करेगा। यहाँ वो बिल्कुल। वतन पीपल्स पार्टी का कोई लिहाज नहीं रखेगा कि पीपल्स पार्टी है तो मैं लिहाज कर दूं, लेकिन उसके लिए आपको शवायद रखने होंगे कि कहाँ कहाँ, और अगर जैसे वहाँ रीपोलिंग नहीं रिकाउंटिंग का, तो आई थिंक जिन जिन पोलिंग स्टेशनों पे उनकी कोई 36 रिजर्वेशन बता रहे हैं वो जी। है, 36। तो आई थिंक उनके इस मुतालबे को मान लेंगे नून लीग के भाई रिकाउंटिंग वाले मुतालबे को, आई थिंक उसको ना मानने अच्छा, में तो अच्छा, दूसरा सा, तो हमारा टाइम भी बिल्कुल ऐसे जा रहा है। ये जो बशीर मेमन साहब वाला मामला है, जी। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी एक दो मुलाकात हुई थी, मैंने सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बताया था और कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा जी मेरे पास पूरे सबूत हैं, एंट्री, वो रिकॉर्ड, आउट होना जाना, लॉग बुक, सारा कुछ है। तो मुझे पता है क्या क्या बातें हुई, आप सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी करवाएं, मैं वहां पे जवाब दूंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक एक स्टेट का डिक्लाइन है। हम्म। एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर जिसको विदाउट एनी रीजन, रीजन यही था कि उसने प्राइम मिनिस्टर की जो डिसोबे की। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ख्वाहिशें थी उनकी तकमील से इनकार किया, यही कह सकते हैं आप, और बिल्कुल। ये उस वक्त भी यही वो हुआ था। फिर बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त वो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद तस्लीम किया है फिर कि मुलाकात मैंने होती ख्वाजा ख्वाजा जो है वो आसिफ के बारे में कहा था। है। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए ना कि आप एक आदमी के लिए भी वाई यू आर क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस अगेंस्ट हम्म, वन अपोजिशन वॉइस। तो ये जाहिर है कि इमरान खान ने तो एक तरह का कन्फेशन कर दिया। वो एक आसफ हो, ख्वाजा आसफ हो, या सभी जिनके बारे में वो कहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं करता। लेकिन सर एक और बात जो भी है। प्रोसीजर है स्टेट का कि अगर किसी ने, ठीक है ना,
आप गद्दारी की जब आप बात करते हैं तो गद्दारी का तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोसीजर ले डाउन है। जब आप किसी के खिलाफ एक एक देखा ना, तीन चीजें हैं। एक है कि आप अगर अंडर सेक्शन ए 123 124, यानी ए 123 124 124, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 6। जी आप को अगर, और ये सारी ये जिम्मेदारी जो है वो इवन सेक्शन 123 और 124 भी किसी इंडिविजुअल्स पे उस वक्त तक नहीं लग सकती जब तक कि स्टेट जो है यानी अटॉर्नी जनरल लिख के ना सच्चों को दे। यानी गद्दारी का मुकदमा वो भी गद्दारी होता है, लेकिन वो देखो ना 1 1 2 3 और जी जी 1 2 4 जो है वो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में फौजदारी में आता है जी फौजदारी में आता है। जी जी और जो 6 है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाज है जिसमें कि गवर्नमेंट को अपना केस साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि हाँ इस शख्स ने ये को हम कहते हैं कि इन शवाहिद की बुनियाद पे इसने ये गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा इसको केस ट्रायल किया जाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी इदारे की नहीं है। ये चूंकि यानी इन दोनों क्लासेस को यानी इवन क्रिमिनल यानी जो जो प्रोसीजर कोड है ना, फौजदारी में भी एक एसएचओ डायरेक्ट जो है वो किसी बंदे पे ये दो सेक्शंस जो है ना वो नहीं लगा सकता ता वक्त है कि हुकूमत उसको हदायत जारी ना करे। यानी उसमें भी हुकूमत जो है वो एडवाइस देगी एसएचओ को, तो तब जाके एफआईआर के अंदर वो जो है ना इन दफात को शामिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के पिटीशन अगर वो करेंगे 6 लगाएंगे किसी पे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को प्रोसीड करना पड़ता है प्रोसीजर। ये जी कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसको आप जबानी कलामी कहें। एसएचओ को भी आप ऐसा नहीं है कि आप फोन पे कह दें तो नो, उसके लिए भी गवर्नमेंट को यानी जो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो बाकायदा इन राइटिंग एसएचओ को जो है वो कहेगी। मसलन फर्ज करो कि अगर कंसर्न अथॉरिटी एसपी को कहती है, एसपी डीएसपी को कहता है, डीएसपी जो है वो एसएचओ को कहता है, वो तो एक वो हो सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस हो, थ्रू प्रॉपर चैनल हो सकता है, लेकिन ये है कि एसएचओ डायरेक्टली ये नहीं लगा सकता। सर वो तो सर एक दूसरी बात यह है कि इस तरह एक और मसला भी है जैसा बशीर मेमन साहब वाला मसला है। इस तरह कल कोई हार जो एक होता है क्या उसका वो मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कन्फेशन कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैंने इसको कहा था ख्वाजा आसिफ के बारे में। सर मैं मान गया, तो मसला ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोवोकेटिव नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं है कि वो एक 22वें ग्रेड को ऑर्डर करे कि फला अपोजिशन के लीडर के खिलाफ आप ये तहकीक करें या ये मुकदमा करें। मैं समझ गया। तो ये तो एक इदारे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्ज करें कि एफआईए का जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हीं के दायरे के अंदर वो चलेगी। लेकिन फिर सर एक और बात भी आती है ना जी कि आप एक मैं आपको कहता हूँ आप एक जज हैं जी, आपने एक फैसला लिखाया, मैं आपका रीडर हूँ, लिखता रहा 2 3 4 5 साल के बाद मैं नौकरी छोड़ी, नौकरी खत्म हुई, 2 साल गुजर गए, अब आपके जो मुखालिफ कोई हो या आपके जो जिनके आपने मुखालिफ फैसला दिया हो या कुछ किया हो, तो फिर मैं कहूँ जी कि वो जी जो फैसला लिखा था इन्होंने लिखाया था वो जी बस ये था वो इनका था। ये चीजें क्या ओपन करनी चाहिए? ऐसे मामला ओपन जरूर करने चाहिए। देखें बात यह है कि किसी भी ऐड में मैं ये कहता हूं कि अगर मैं जज हूं और मैं अपने रीडर्स को कोई गलत या कोई भी कुछ भी कोई गलत डायरेक्टिव देता हूं जी और किसी वक्त है वो जब आजादी महसूस करता है और वो एक्सपोज करता है तो उसके लिए जो है वो कानून मौजूद है और मुझे उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आप पाबंद हैं कि आप शवाहिद यानी जो बात आप कह रहे हैं इसके आपके पास शवाहिद होने चाहिए।
इस समय मैंने इब्तिदा में बात की थी कि आज 10 साल हो गए वो सानिहा एबटाबाद वाला, जिसमें जस्टिस जुवैद इकबाल साहब ने वो इंक्वायरी की थी। तो आज तक किसी भी, मेरा ख्याल है जो देखो ना, वो तो देखें, एक बात ये है ना कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उस स्टेट ने एक कंसेंसस आपस में ही बनाया हुआ है कि हमने किसी भी हकीकत को आवाम पे आश्कारा नहीं होने देना। यानी कोई ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर इदारों की इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में रियासत को कोई नुकसान पहुंचा हो, वो रिपोर्ट हमने पब्लिक नहीं होने देनी। आपके सामने की बात है कि हमीदुर रहमान कमीशन है ना, और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को जिस वक्त शायद किया जाने लगा, तो फौज ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये आप ये रिपोर्ट जो है ना शाया करें, इससे आर्मी के मोराल जो है वो डाउन होगी, और इस पे बहुत सारे जो है वो अखलाकियात के सवालात भी उठेंगे। फिर बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे लोगों की सजाओं का भी मुतालबा करेंगे। तो लिहाजा हम इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए और ये रिपोर्ट ना शाया की जाए। आप ये कह सकते हैं कि 30 साल तक वो रिपोर्ट शाया नहीं हुई, वो अल्टीमेटली वो रिपोर्ट स्मगल हुई, वो किसी दूसरे मुल्क में छपी, मैं शायद इंडिया में छपी, अब जाके तो वो पाकिस्तान में भी छप के सामने आई है। और कल परसों कोई बात कर रहा था कि ये पढ़ के मातम करने को जी चाहता है। मैं आपको और अच्छा, इसी तरीके से ये जो है नैब के जब ये अप्रभात का वाकया हुआ, तो उसमें आप ये देखें कि एक तरफ आपके ये दावे रहे हैं, यानी एज स्टेट, कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट हैं और हमने इतने लोग गंवा दिए और इतनी जानों की कुर्बानी दे दी, इतनी मालो मता की कुर्बानी दे दी। तो अब एक रिनाउन है, या तो आप कहें ना कि हम बिलीव नहीं करते कि ओसामा बिन लादेन जो है ना वो टेररिस्ट था, ठीक है ना। और अगर आप कहते भी है कि वो टेररिस्ट था और वो एक ऐसी सिटी में जिसको अमूमी तौर पर कहते हैं कि वो महफूज तरीन, नहीं महफूज क्या, वो मिलिट्री सिटी है जो है ना, जहां फौज का सारा है कारोबार है वहां। तो उस सिटी में, और फिर यह है कि जाहिर है कि सीआईए ने मतलब अमेरिका ने ये सारी चीजें उसको उसको डिकोड करने में, उसको तलाश करने में मुख्तलिफ किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए। उसमें इंसानों ने भी उनकी मदद की, कुछ पाकिस्तानी जो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि हमारी हुकूमत का भी ये दावा है कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में एक फ्रंट लाइन स्टेट है। तो लिहाजा ये है कि ऐसे टेररिस्टों को पकड़वाना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, क्योंकि ये आपकी रियासत का अपना बयानिया था। अब एक आम आदमी को ये तो नहीं पता ना कि आप इतने बेईमान और इतने फ्रॉडी हैं कि आपके नारे जो है वो टीवी पे हो रहे हैं और आपका किरदार मुख्तलिफ है। ये तो हर आदमी तो नहीं आपके किरदार को पहचानेगा ना, ये तो कोई जो सोशल साइंटिस्ट है जो रियासतों के किरदार को जानेगा। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने मदद भी की उनकी, जिसमें वो डॉक्टर अयूब अफरीदी और एक कोई फौजी, चलो फौजी ने तो, जो जिनका कुछ अभी आपने नाम लिया था है, तो उन्होंने तो अगर मदद की है तो उन्होंने तो किसी बेनिफिट के नतीजे में की होगी। फौज तो एक डिसिप्लिन अदारा है, उसका कोई आदमी भी अगर अपने डिसिप्लिन से हट के कोई काम करता है तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई मफादात खुसूसी हैं, कहीं उसको जो है ना वो रिश्वत या कोई बड़ी बड़ी जो है ना वो ऑफर दी गई है, तो उसके नतीजे में उसने अपनी चैन, वो क्या कहते हैं, कमांड ऑफ चैन को ब्रेक करके तो दूसरे किसी की मदद की है। तो ये है कि एक बात है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जब ये उनका अपना सरकारी बयानिया था, तो फिर ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाना, और फिर आप अमेरिका के हितादी भी थे, ऐसी बात तो नहीं है। आपने अमेरिका को अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को खत्म कराने में, उनको उनको मरवाने में, यानी अमेरिका को पूरी फैसिलिटेशंस दी है। तो ये जो आप गंडे भी खाते हो और जूते भी खाते हो, तो ये पॉलिसी तो यानी किसी वक्त आपको गौर तो करना चाहिए ना अपने अपने इस किरदार पे। तो लिहाजा ये है कि उसमें
बजाय लोगों को सजा देने के। हाँ, यकीनन जिन्होंने फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, फौज अपने उस डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपने किस उसमें जो है वो डॉक्टर अफरीदी को बंद करके रखा हुआ है और इतने अरसे से। वो फ्रंट मैन बना था ना। नहीं, लेकिन एक सिविलियन आदमी है, उसने अगर निशानदेही की कि यहाँ यहाँ फर्ज करें कि अगर स्विस है किसी एक आदमी को ये कहती है कि ये टेररिस्ट है, उसका खाका बयान करती है या उसकी तस्वीरें शाया होती हैं, और मैं अगर किसी जगह देखता हूं उस बंदे को, तो मेरी जिम्मेदारी एज 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 रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होगी? आप स्विस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म करें। अमेरिकन को नहीं। तो अमेरिकन को क्यों ना वो करूं? अगर मतलब यह है कि एक आदमी टेररिस्ट है, वो स्विस के लिए टेररिस्ट है, तो वो दुनिया के लिए भी टेररिस्ट ही है ना। लेकिन जिस मुल्क में रहता है उसके उनको पहले करें ना, वो पकड़े ना उसको। उन्होंने तो अगर रखा हुआ है उधर है, हैं? ये तो किसी ने कोई, अपनी जोर जबरदस्ती से, तो ये तो कहने का मतलब यह है कि वो सजा तो उसको यही दे रहे हैं ना, कि चलो। भाई आपने ये जुर्रत कैसे की। क्योंकि अच्छा वो तो असामा बिन लादेन के उस पे तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स जो है वो बड़ी बड़ी मराहतें ले रहे थे। अच्छा, बात यह है कि ये जो बशीर मेमन साहब है ना, जी ये जी। 2017 में आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से रिटायर वो उधर निकले थे ना ये। चीफ सेक्रेटरी। जी जी जी। तो आईजी, सॉरी आईजी पुलिस। आई तो जी इनके पुलिस। लिए आजाद कश्मीर हुकूमत ने एक पैकेज दिया, इनको बताया कि जी आपको हम एक ड्राइवर देंगे ताहयात, एक कुक देंगे, 800 फ्री टेलीफोन कॉल्स देंगे आर्मी ने, 800 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 25 क्यूबिक मीटर गैस देंगे, किसको? 200 लीटर मुफ्त पेट्रोल देंगे। तो इन्होंने कहा कि जनाब मैं हूं हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजम, हम्म। वहां से मैं रिटायर्ड जो हूँगा वहां पे मुझे मरायात मिलती हैं, हमें आपके रियासती खजाने से कुछ भी नहीं चाहिए, और ये पैसे आप अपनी रियासत की पुलिस पे खर्च करें बजाय मुझे देने के। किसने ऑफर किया इसको ये? ये बकायदा नोटिफिकेशन हुआ था जो अच्छा। सर्विसेज एंड ना नहीं ये महकमा सर्विसेज एंड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से मोरखा 28/3/2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, देखें देखें जिसके देखें मुताबिक। देखें देखें, मैं आपको बताऊं ना, मतलब ये है कि किसी आदमी को डेमोनाइज करने के लिए या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए कई नहीं, बार, ये उनके हक में बात कर रहा हूं मैं। नहीं मैं सुने ना, हाँ, या किसी के हक में भी। जी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि जो जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, जी जी। पहली बात यह है कि उन नोटिफिकेशंस को चीफ सेक्रेटरी वही ना सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करती है ना। और जब मैं मतलब वो करती है, तो उनको पता होता है कि ये दीज आर ऑल फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ लेंट ऑफिसर्स। जी लेंट ऑफिसर्स जो है का मतलब ये होता है कि ये होदार, यानी जो आजाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैपेबल नहीं है कि इन ओहदों पे वहां के लोगों को तरक्की दी जा सके, लिहाजा इन ऑफिसर्स को पाकिस्तान से होदार लिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा ये है कि जब वो और उनका ग्रेड भी, यानी आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ग्रेड नहीं तय करती उनकी। इनको जिस वक्त आईजी पोस्ट पे, तो आईजी का जो, यानी जो पंजाब के आईजी की जो बरात होंगी वही जो है ना वो इसकी भी होंगी, क्योंकि ये बेसिकली पंजाब पुलिस का या मैंने पाकिस्तान की किसी भी पुलिस कैडर्स का बंदा होता है। तो लेकिन लिहाजा ये है कि ये जितने भी इस तरह का नोटिफिकेशंस जो है ना वो किसी इंडिविजुअल्स के लिए वो इंडिविजुअल के नहीं, वो एक सब के लिए लिखा था उनने कि जो भी रिटायर्ड होगा, हाँ। जो भी यहां से वापस जाएगा, तो उन्होंने फिर उनके ये जवाब लिखा। किस सन में मतलब इसकी 2017 में, 2017 में? 28 मार्च 2017 को लेकिन नोटिफिकेशन मतलब यह जारी कि ये हुआ। उससे पहले तो कभी नहीं था, इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं था। कभी भी नहीं आया तो है। जी, और उससे पहले नहीं था। अगर ये इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया है तो आई थिंक के ये तो टोटली इलीगल है। नहीं, उन्होंने उन्होंने मनसूख करवा दिया ना। हाँ तो उन्होंने उन्होंने लिखा वापस के जनाब ये नोटिस मनसूख करें, ये आप हमारे लिए जो खास मेहरबानी कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, इन पैसों से आप आजाद कश्मीर की जो रियासत है इसके खजाने पे बोझ ना डालें, हमें तो उधर पाकिस्तान से सब कुछ मिलता है, हम वहां पे पेंशन होंगे, हमें वहां की मरायात जो कानूनी है वही दूंगा। मकसद ये था कि उस बंदे पे आप बेईमानी का इल्जाम लगाते हैं जहां पे। नहीं, लेकिन वो ये नोटिफिकेशन जो है ना, देखें अगर नोटिफिकेशन आप निकालेंगे भी तो ये नोटिफिकेशन जब तक के कश्मीर काउंसिल विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
तो शायद उस वक्त उधर गया हो, अभी जा रहा हो। नहीं जा सकता ना, चूंकि ये यानी चूंकि ये सर्विस कैडर्स का, मैं किसी भी बंदे को स्पेशल कोई अल्लाह का जो है ना वो कोई मराद देने की पोजीशन में ही नहीं होता ना। इट इज लेकिन टोटली, जो मुझे कहीं मिला, लेकिन मैंने जो भी जिस किसी ने भी वो किया है ना, मेरे ख्याल में ये ऐसे ही उसको बशीर मेमन को जो है ना वो चढ़ाने के लिए कि जी उसको ये ऑफर्स हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर है जो लेकिन ये वही चीफ है, ये वही है जिन्होंने आजाद कश्मीर में वज़रा का दाखिला बंद किया, पता है ना आपको, जो ये बशीर मेमन थे ना। इसको, वो नहीं, वो तो उसके लिए कहते हैं ना, ये जो आजकल पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो सुल्तान राजा सिकंदर राजा। सिकंदर रजी जो है ना, इन्होंने उनको वो हाँ, किया ये था। उनसे पहले थे, जो बिल्कुल। इलेक्शंस की कैंपेन में गए थे तो उनको खैर, पता था कि आप सरकारी शोकत गाड़ी साहब, नहीं कर सकते। अब हमारा टाइम माशाल्लाह बड़ा बिल्कुल फिर पूरा हो गया है। थैंक यू। तो मोहतरम नाजरीन और सामीन, कल हमारा प्रोग्राम जो है ना वो योम सहाफत पे भी होगा और सहाफ़ियों की खिदमत पे होगा, तो जो मतलब इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ जी प्रेस डे है, तो प्रेस डे है। ठीक है। उस पे हम लोग तो बल्कि आप कुछ थोड़ा सा मतलब यह कि जो हमारे मुल्कों के अंदर जो साफी, खास जी करके पाकिस्तान और इंशाल्लाह करूंगा जी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वो साफी मालूमात मिल रही है। जी और जी यहाँ जी। की जो फ्रीडम प्रेस जो है, या मतलब उस पर कोई पाबंदियां हैं, तो इस पे आप कोई थोड़ा सा एक पेपर इंशाल्लाह जो है वो कर लें। मोहतरम जी, तो नाजरीन और सामीन, जो पहली बातें हमारी हो रही थी मेरी और शौकत साहब की, वो मैं कोई इंतहा पसंदी के खिलाफ वो हक में नहीं हूँ, मैं ना ही किसी ऐसे जो जमा बने होते हैं ना जो ठेकेदार, उनके हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन कोई कर ही नहीं सकता। क्यों जो करेगा? चीज फर्ज करें, मतलब यह काम मुझे ये बताएं कि क्यों करेगा कोई। तौहीन और या कोई आज तक मैं वहां, देखें हम उसी सोसाइटी में रहे हैं, हम यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं। यूनिवर्सिटी जो निस्बतन एक आजाद माहौल का इदारा होता है, जहां लोगों की बड़ी बहसें होती हैं, खुदा के वजूद पे भी बहसें होती हैं, मज़ाहिब और तकाबले अदियान पे भी बहसें होती हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो है वो अपनी बहस मुबासे के दौरान जो है वो कभी अब्यूज नहीं करता। दूसरी बात यह है कि खुदा ताला खुद फरमाते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और जिन चीजों के बारे में अल्लाह ताला खुद का, उनकी कोई तौहीन नहीं कर सकता। ये सारे मसाइल ऐसे बने हुए क्यों करेगा, क्यों मतलब हमारे मुआशरे में मसला ऐसा होता है कि ये तरबियत है। जवलाकन है, एक एक टूल जो है वो, यानी उस तरह पकड़ा दिया पाकिस्तान के अहले झूला को, लिहाजा वो इसका उस तरह के साथ गर्दनें काटने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट को फॉर्मली इस पे मतलब यह कि देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अगर उन्होंने माशरों से हमा गुना है तो। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना अदलिया का निज़ाम, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इस तरह बेहतर करे। नहीं, इस ये तो मैं कहता हूं कि राइट स्टेट का होना चाहिए कि स्टेट जैसा मुनासिब समझे, ये किसी प्राइवेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मजहबी पार्टी, किसी ग्रोह को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो मजहब के बुनियाद पे हंगामा करे, यही हुल्लड़बाजियां करे। यही मैं अर्ज ये कर रहा हूँ। अख्तियार टोटली स्टेट को होना चाहिए कि मजहबी मामलात में अगर वो देखती है कि भाई कोई कोई मजहब के खिलाफ है, कोई स्टेट काम कर रही है, कोई अब्यूज कर रही है, तो वो ये स्टेट टू स्टेट, जैसे टर्की है, जैसे सऊदी अरबिया है, दूसरे मुस्लिम मुल्क हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो जिस तरह वो ये उनका वो है, वहां कोई ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ही रिस्पॉन्सिबल है टू डिफाइन द फॉरेन फॉरेन पॉलिसीज। कानून खैर प्राइवेट नहीं बनाते, कानून जो है वो हुकूमत बनाती है और हुकूमत ही उसके ऊपर लागू करती है, पर्चे हुकूमत नहीं, कराती लेकिन मतलब यह कि हुकूमत अगर करती है तो मतलब यह है कि प्राइवेट लोगों को हक क्या हासिल है कि वो जुलूस निकालें या जलसे करें। है। मेरा भी और मुतालबा और और और, और ये यही तो मैं समझता हूं कि ये रियासत के बाज इदारे जो है वो लोगों को देखें इंतहा इसमें पसंदी में मुबतला करके लोगों को आपस में लड़ाते हैं, ताकि एक दूसरे के से हम बजाय हमांगी पैदा करने के, बहस मुबासा करने के, एक दूसरे के साथ खौफजदा रहें, और वो जो असल इश्यूज हैं सोसाइटी के उनको एड्रेस ना किया जा सकता हो। तो मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया है। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं सिर्फ बस इतना ही मैंने अर्ज़ किया, और जो बीच में फिर कता कलामी हो गई थी कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत ये कानून अपने हाथ में रहे। पहले तो बात यह है कि कानून को नज़रसानी करे, देखे, और जो मुजरम है उसको सजा दिलवाए, मुलजम जो है उसको नाजायज़ सजा ना मिले, अदलिया का निज़ाम ठीक हो, प्रोसिक्यूशन ठीक हो, पुलिस के पास ऐसे मुकदमात दर्ज करने के लिए पहले एक मुकम्मल बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।